गुड मॉर्निंग, नमस्कार, जय हिंद, राम राम सभी बच्चों को। कैसे हैं आप सभी? उम्मीद करता हूँ अच्छे होंगे, स्वस्थ होंगे, बेहतर होंगे। मैं आप सभी का एजुकेटर संदीप श्रीवास्तव स्वागत करता हूँ आप सभी प्यारे बच्चों का आपके अपने बेहतरीन और शानदार लर्निंग प्लेटफॉर्म रोजगार विद अंकित पर। उम्मीद करता हूँ आप और आपका परिवार एकदम स्वस्थ होंगे, तंदुरुस्त होंगे। तो एक बार जितने भी साथी आज के सेशन में मेरे साथ लाइव जुड़ चुके हैं, एक बार फटाफट मेरे को बता दीजिएगा ऑडियो वीडियो एकदम परफेक्ट है, क्लियर है, ओके है। और मेरे बच्चों, हरियाणा इतिहास को कंटिन्यू हम आगे बढ़ाते हैं। तो एक बार फटाफट सारे के सारे बच्चे अपना हालचाल बता दीजिएगा और ऑडियो वीडियो एकदम परफेक्ट है ये बता दीजिएगा। ज्योति, विक्रम, दीपक, प्रीतम, अक्षय, पूजा, जितने भी बच्चे जुड़ते जा रहे हैं सभी को राम राम, नमस्कार, गुड मॉर्निंग। नीतू यादव, चलेगा मेरे बच्चों, स्टार्ट करते हैं। फिर कल हमने लास्ट में बात की थी जैन धर्म ग्रंथ के बारे में और हरियाणा के अंदर जैन धर्म से जुड़ी हुई जो भी मूर्तियां यहाँ से प्राप्त हुई उन सारी की सारी मूर्तियों के बारे में मैंने आपको बताया था। बड़ी इंपॉर्टेंट ये क्वेश्चंस आपके बनेंगे कि पार्श्वनाथ की मूर्ति हरियाणा में कहाँ से प्राप्त हुई है, सरस्वती व पद्मावती की मूर्तियां हरियाणा में कहाँ से प्राप्त हुई, जैन धर्म से संबंधित सबसे ज़्यादा मूर्तियां कहाँ से प्राप्त हुई हैं। हांसी और चरखी दादरी का गांव है रानीला। सिंहासन के ऊपर बैठे हुए जैन संत की मूर्ति जो है बच्चों वो कहाँ से प्राप्त हुई है। 9वीं सदी के जैन संत आदिनाथ की मूर्ति कहाँ से प्राप्त हुई। और मेरे बच्चों, भगवान महावीर की मूर्ति जो प्राप्त हुई है वो पंचकुला के पिंजौर से। साहित्यिक सामग्री जो हम पढ़ रहे थे उसमें मैं आप लोगों को मेरे बच्चों जैन धर्म ग्रंथ तक चीजें कवर करवा चुका हूं। और अब हम बात करेंगे विश्व के सबसे बड़े महाकाव्य महाभारत ग्रंथ के बारे में। महाभारत ग्रंथ, आप सभी को पता होना चाहिए कि महाभारत जो ग्रंथ है मेरे बच्चों ये विश्व का सबसे बड़ा महाकाव्य है। विश्व का सबसे बड़ा महाकाव्य। और विश्व का सबसे बड़ा महाकाव्य क्यों इसे कहा जाता है? क्योंकि मेरे बच्चों इसके अंदर जो श्लोकों की संख्या है वो 1 लाख से भी ज्यादा है। इस महाकाव्य के अंदर कुल श्लोकों की जो संख्या है वो 1 लाख से क्या है मेरे बच्चों, ज्यादा है। और किसी भी महाकाव्य के अंदर, किसी भी ग्रंथ के अंदर इतने श्लोक कहीं पर नहीं लिखे गए हैं जितने महाभारत नामक महाकाव्य के अंदर लिखे गए हैं। इसीलिए इसे विश्व का सबसे बड़ा महाकाव्य हम बोलते हैं। मेरे बच्चों, हम बात करें सबसे बड़ा महाकाव्य होने के चलते इसको अलग अलग नामों से पुकारा गया। इसे पांचवा वेद, पंचम वेद भी कहा जाता है। आपने 4 वेद सुने होंगे मेरे बच्चों, जिसमें ऋग्वेद, अथर्ववेद, यजुर्वेद, सामवेद। तो पांचवा वेद की जो संज्ञा दी जाती है वो महाभारत ग्रंथ को दी जाती है। इसे पंचम वेद कहा जाता है। पंचम वेद के साथ साथ मेरे बच्चों इसे जय संहिता भी कहा जाता है। तो महाभारत ग्रंथ का दूसरा नाम क्या है? जय संहिता भी है। ठीक है, तो इसे पंचम वेद भी कहा जाता है, जय संहिता भी कहा जाता है। इसके जो रचयिता हैं वो आप सभी को पता होगा मेरे बच्चों। रचयिता हैं महर्षि वेदव्यास। महर्षि वेदव्यास। लेकिन इसको लिखा किसने था? इसके लेखक कौन हैं? तो आपसे पूछ ले कि महाभारत किसने लिखा, तो महाभारत नामक ग्रंथ मेरे बच्चों लिखा था गणेश जी ने। और गणेश जी के द्वारा बच्चों इसे लिखा गया था संस्कृत भाषा में। संस्कृत भाषा के अंदर। ठीक है, महाभारत नामक ग्रंथ की जो रचना है और इसको लिखने का जो काम किया है गणेश जी ने, वो कौन सी नदी के किनारे बैठकर मेरे बच्चों? वो सरस्वती नदी के किनारे बैठकर।
सरस्वती नदी के किनारे बैठकर। तो सरस्वती नदी के किनारे बैठकर कुरुक्षेत्र में इस महाभारत नामक ग्रंथ की क्या की गई थी? रचना की गई थी। कुरुक्षेत्र के अंदर इसकी क्या की गई थी मेरे बच्चों? रचना की गई थी, क्योंकि कुरुक्षेत्र के अंदर ही ये युद्ध चला था जिसे हम महाभारत का युद्ध बोलते हैं। और इस ग्रंथ के अंदर महाभारत युद्ध के 18 दिनों का क्या किया गया है? वर्णन किया गया है। बच्चों हम बात करें तो महर्षि वेदव्यास जी तो सिर्फ बोल के बता रहे थे और उनकी बातों को सुन रहे थे गणेश जी, और सुनते हुए उन सारी की सारी बातों को जहां पर लिखा गया उसी को हम बोलते हैं महाभारत ग्रंथ। क्या बोलते हैं? महाभारत ग्रंथ। राम राम भाई होटल से राम राम। जितने भी बच्चे जुड़ते जा रहे हैं, नमस्कार, जय हिंद। जुलाना जींद की धरती से राम राम, होडल से राम राम, नमस्कार, जय हिंद। मेरे बच्चों ये जो महाभारत का युद्ध लड़ा गया था वो आप सभी को पता होगा, जो पेपर में भी पूछा गया कि महाभारत जो युद्ध है ये कौरवों और पांडवों के बीच लड़ा गया बच्चों। ठीक है, कौरवों और पांडवों के बीच जो ये युद्ध लड़ा गया था ये कुरुक्षेत्र में लड़ा गया था, ये भी सभी को पता है। और ग्रुप डी के पेपर में पूछा गया क्वेश्चन कि ये कितने दिन चला था दोनों के बीच, तो ये चला था मेरे बच्चों 18 दिन। कितने दिन चला था? 18 दिन ये युद्ध चला था। जो ये महाभारत युद्ध है इसके अंदर बच्चों जो सेना थी वो 18 थी। 18 ही दिन युद्ध चला था और इस युद्ध में जो सेना थी बच्चों, अश्वहिणी सेना, उनकी संख्या 18 थी। और इन 18 अश्वहिणी सेना में से हम बात करें तो कौरवों के पास 11 अश्वहिणी सेना थी और पांडवों के पास 7 अश्वहिणी सेना थी। ठीक है बच्चों। महाभारत युद्ध के जो नियम टूटे थे बच्चों वो भी आपको ध्यान रख लेना है। जो भी नियम बनाए गए थे इस युद्ध को लड़ने के लिए, ये सारे के सारे रूल, सारे के सारे नियम टूट जाते हैं युद्ध के 13वें दिन। ठीक है, और युद्ध के 13वें दिन नियम टूटने के पीछे मेन कारण था अभिमन्यु का चक्रव्यूह में घेर कर मारा जाना। क्योंकि युद्ध के नियमों में एक नियम यह भी था कि एक योद्धा के ऊपर एक ही योद्धा क्या करेगा? वार करेगा। लेकिन चक्रव्यूह में घेर कर अर्जुन के पुत्र अभिमन्यु को मेरे बच्चों कई योद्धाओं ने मिलकर एक साथ मारने का काम किया था, जिसके चलते युद्ध के सारे नियम टूट जाते हैं। तो अभिमन्यु के लिए जो ये चक्रव्यूह बुना गया था ये कौन से दिन बुना गया था? 13वें दिन। और जिस गांव की धरती के ऊपर ये बुना गया था वो गांव मैं आप लोगों को पहले भी बता चुका हूं, वो कुरुक्षेत्र का अमीन गांव था जिसका नाम कर दिया गया है अभिमन्युपुर। ठीक है, ये जो महाभारत युद्ध हम पढ़ रहे हैं, इस महाभारत युद्ध को बच्चों अधर्म के ऊपर धर्म की विजय का प्रतीक माना जाता है। अधर्म पर धर्म की विजय का क्या माना जाता है? प्रतीक माना जाता है। 18 दिन ये युद्ध चला था। तो इसी महाभारत नामक ग्रंथ के अंदर बच्चों आपसे कुल अध्याय पूछ ले तो अध्याय की संख्या भी कितनी है? 18 है। महाभारत ग्रंथ में कुल अध्याय कितने हैं बच्चों?
18 है। ठीक है, और परों की संख्या की हम बात करें तो कुल परो भी कितने हैं? 18 ही परो हैं। और उन्हीं परो में से मेरे बच्चों एक परो है जिसका नाम है विषम परो। महाभारत के अंदर जो योद्धा माने गए हैं, जो मुख्य योद्धा थे लड़ने वाले, जिनके ऊपर पूरा का पूरा फोकस था, वो 18 योद्धा माने गए हैं। 18 ही सेना थी, 18 ही दिन युद्ध चला था, 18 ही अध्याय हैं, 18 ही मुख्य योद्धा थे। तो बच्चों उन्हीं योद्धाओं में से एक योद्धा भीष्म भी था। तो भीष्म के बारे में जितनी भी जानकारी मिलती है वो भीष्म पर्व के अंदर दी गई है, और इसी भीष्म पर्व से मेरे बच्चों ली गई है पवित्र पुस्तक गीता। पवित्र पुस्तक गीता इसी पर्व से ली गई है बच्चों। ठीक है, तो पवित्र पुस्तक गीता कौन से पर्व से ली गई है? भीष्म पर्व से ली गई है। तो एक बार फटाफट इसको नोट कीजिएगा, उसके बाद हम आगे बढ़ेंगे। क्या पूछ रहे हो मनीष लांबा भाई? आरसीबी वाला? क्या आरसीबी वाला? मैं समझा नहीं। फटाफट नोट कीजिएगा, इसके बाद और बातें हम करेंगे मेरे बच्चों। तो आपसे पूछा जाएगा कि जो पवित्र पुस्तक गीता है वो कौन से पर्व से ली गई है, तो आपको याद रखना है भीष्म पर्व। कौन सा पर्व? भीष्म पर्व से बच्चों ली गई है। चलेगा। हम बात करें तो जो गीता है, जो हमारी प्रसिद्ध पुस्तक है, इस गीता के अंदर बच्चों कुल श्लोकों की संख्या आपसे पूछ ली जाए तो मेरे बच्चों गीता में कुल श्लोकों की संख्या है 700। कितनी है? 700। और गीता का जो पहला श्लोक है बच्चों, उसी पहले श्लोक के अंदर कुरुक्षेत्र को धर्म क्षेत्र बताया गया है। कुरुक्षेत्र का जो नाम है वो किस नाम से मेरे बच्चे पुकारा गया है? कुरुक्षेत्र को धर्म अक्षेत्र बोला गया है। तभी तो आपने देखा होगा कि जब भी आप कुरुक्षेत्र में जाते हैं तो बच्चों धर्म नगरी के नाम से इसे संबोधित किया जाता है, और इसको धर्म नगरी के नाम से, धर्म क्षेत्र के नाम से गीता के अंदर ही बच्चों पुकारा गया है। और गीता के कौन से श्लोक के अंदर? पहले श्लोक के अंदर। तो बड़ा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है कि गीता के पहले श्लोक में कुरुक्षेत्र का क्या नाम लिखा पाया गया है? तो आप बोलेंगे कुरुक्षेत्र को धर्म क्षेत्र बोला गया है। ठीक है, इसी महाभारत नामक ग्रंथ के अंदर हरियाणा के डुंडू तीर्थ का भी मेरे बच्चों वर्णन दिया गया है। डुंडू जो तीर्थ है ये 21 गांव के अंदर है, और 21 जो गांव है बच्चों ये जींद जिले का गांव है। जींद आसी रोड के ऊपर ये गांव पड़ता है 21।
डुंडु तीर्थ का क्या किया गया है मेरे बच्चों, वर्णन इस ग्रंथ के अंदर किया गया है। ठीक है, ये जो डुंडु तीर्थ है, नाम से ही पता चल रहा है कि मेरे बच्चों यहां से किसी ना किसी को ढूंढा गया है। और यहां से ढूंढा गया था किसको, यहां से ढूंढा गया था मेरे बच्चों दुर्योधन को। भीम द्वारा दुर्योधन को इसी जगह पर ढूंढ कर मारा गया था बच्चों। मैंने आप लोगों को पहले भी बताया था कि दुर्योधन को पानी के नीचे छिपने की अद्भुत कला का ज्ञान था। तो महाभारत युद्ध के दौरान वो कई जगह के ऊपर बच्चों युद्ध से भागकर पानी के नीचे छिपा था। तो 21 गांवों के अंदर बना हुआ तालाब, और उसी तालाब के पानी के नीचे जब छिपा था बच्चों दुर्योधन, तो भीम ने कुरुक्षेत्र से उसका पीछा करते हुए यहाँ पर आकर उसको पानी के नीचे से निकालने का काम किया, दुर्योधन को ढूंढने का काम किया। और ढूंढने के बाद मेरे बच्चों उसका वध करने का काम भीम ने इसी जगह के ऊपर किया था। और 21 गांव का ये तालाब डुंडु तीर्थ के नाम से जाना जाता है। और इसी तीर्थ का वर्णन जो है वो महाभारत नामक ग्रंथ के अंदर दिया गया है। ठीक है, तो ये आपको महाभारत के बारे में कुछ मेन बातें ध्यान रखनी है। और इसी महाभारत ग्रंथ में से मेरे बच्चों मैंने आपको एक ग्रंथ बताया था, नकुल दिग्विजय नामक ग्रंथ। और नकुल दिग्विजय नामक जो ग्रंथ है वो सभा पर्व से लिया गया था। नकुल दिग्विजय नामक ग्रंथ के अंदर नकुल की हरियाणा के लोगों के ऊपर जीत का वर्णन दिया गया था। और नकुल ने रोहतक के लोगों के साथ युद्ध करने का काम किया था। रोहतक के जो लोग हैं वो भगवान कार्तिकेय की पूजा किया करते थे। और रोहतक के जो लोग हैं मेरे बच्चों वो गाय का पालन किया करते थे। महाभारत काल में सबसे ज्यादा गायों की संख्या वाला जो क्षेत्र था वो रोहतक ही था। और जहां के लोग भगवान कार्तिकेय की पूजा किया करते थे, गायों की संख्या जहां सबसे ज्यादा हुआ करती थी, वहीं के लोगों के साथ नकुल को युद्ध करना पड़ा था। और उस युद्ध को जीतकर, रोहतक क्षेत्र को जीतकर नकुल हरियाणा के पश्चिमी क्षेत्र की ओर बढ़ा था। और पश्चिम में हरियाणा के अंदर है सिरसा। तो रोहतक को जीतने के बाद आपसे पूछ लिया जाए कि नकुल कौन से क्षेत्र की ओर आगे बढ़ा था, नकुल दिग्विजय नामक ग्रंथ के अनुसार जो महाभारत के सभा पर्व से लिया गया है, तो बच्चों आपको बोलना है कि वो सिरसा की ओर आगे बढ़ा था। ये बातें हम पहले ही डिस्कस कर चुके हैं। ठीक है, तो महाभारत ग्रंथ के बाद मेरे बच्चों अब हम जो चर्चा करेंगे वो चर्चा करेंगे अन्य साहित्य और विदेशी विवरण के बारे में। बहुत सारे ग्रंथों में हरियाणा के कई अक्षेत्रों का क्या किया गया है मेरे बच्चों, वर्णन किया गया है। तो उसी वर्णन के बारे में हम चर्चा करेंगे कि कौन कौन से ग्रंथों के अंदर हरियाणा के कौन कौन से स्थानों का बच्चों वर्णन किया गया है। हरियाणा के स्थानों के जितने भी आप प्राचीन नाम पढ़ते हैं, तो हरियाणा के स्थानों के ये प्राचीन नाम आपको सबसे ज्यादा कहाँ लिखे पाए गए हैं, ये पाणिनि की प्रसिद्ध पुस्तक अष्टाध्यायी में। ठीक है, तो हरियाणा के सबसे ज्यादा क्षेत्रों का जो वर्णन है, हरियाणा के सबसे ज्यादा क्षेत्रों का जो विवरण है या वर्णन है वो हमें कहाँ मिलता है, वो हमें मिलता है बच्चों पाणिनि की प्रसिद्ध पुस्तक अष्टाध्यायी में। पाणिनि की प्रसिद्ध पुस्तक अष्टाध्यायी में। तो संस्कृत के अंदर लिखी गई 8 अध्यायों वाली पुस्तक को हम बोलते हैं अष्टाध्यायी। तो पाणिनि की अष्टाध्यायी पुस्तक में हमें हरियाणा की सबसे ज्यादा जगह के बारे में क्या मिलती है, जानकारी मिलती है। ठीक है, बच्चों हम बात करें हरियाणा के सिरसा का वर्णन हमें पाणिनि की प्रसिद्ध पुस्तक अष्टाध्यायी में मिलता है। और सिरसा को सैरिस्कम के नाम से जाना जाता था। आप सभी जानते हैं सिरसा का ये पुराना नाम है। और सैरिस्कम के साथ साथ इसे सिरिस वन के नाम से भी जाना जाता था।
क्योंकि यहाँ सरस के पेड़ों की सबसे ज़्यादा संख्या हुआ करती थी। तो सिरसा का पुराना नाम आप जानते हैं, लेकिन ये पुराना नाम कहाँ से लिया गया है? अष्टाध्यायी से ही मेरे बच्चों लिया गया है। यदि हम बात करें हिसार, आप सभी जानते हैं हिसार का जो पुराना नाम है मेरे बच्चों वो इसुकार रहा है। हम बात करें फतेहाबाद, फतेहाबाद को पहले इंकदार के नाम से जाना जाता था बच्चों, इंकदार के नाम से जाना जाता था। ठीक है। हम बात करें टोहाना, टोहाना को पहले तोसाल्य के नाम से जाना जाता था। ये पाणिनि की प्रसिद्ध पुस्तक अष्टाध्यायी हमें बताती है। ठीक है। बात करें पेहवा की, पेहवा को मेरे बच्चों पृथुदक के नाम से जाना जाता था, क्योंकि पृथु नाम का कोई राजा हुआ है जिसके कारण इस क्षेत्र का नाम पहले पृथुदक था। क्या था बच्चों? पृथुदक था। ठीक है। हम बात करें सोनीपत की, तो सोनीपत को सोनप्रस्थ कहा जाता था, पानीपत को पांडुप्रस्थ कहा जाता था। सोनीपत को सोनप्रस्थ या सोनप्रस्थ, सोने का शहर जिसे हम बोल सकते हैं, गोल्डन सिटी। पानीपत को पांडुप्रस्थ कहा जाता था। ठीक है। रेवाड़ी को रेवावाड़ी कहा जाता था। पिंजौर को पंचमपुर कहा जाता था। पिंजौर को पंचमपुर। सफेदों को सरबदमन कहा जाता था। तो ये जितने भी पुराने नाम हम पढ़ते हैं हरियाणा के क्षेत्रों के, तो मेरे बच्चों सबसे ज़्यादा जो नाम हमें हरियाणा के क्षेत्रों के पुराने पढ़ने को मिलते हैं वो पाणिनि की प्रसिद्ध पुस्तक अष्टाध्यायी से ही मिलते हैं। ठीक है। ठीक है बच्चों। पाणिनि की पुस्तक अष्टाध्यायी के अलावा और भी किताबें हैं जिनमें हरियाणा के बारे में जानकारी मिलती है, और मेरे बच्चों उन किताबों में आपको ध्यान रखना है अबुल फजल की आईने अकबरी भी है। अबुल फजल की प्रसिद्ध पुस्तक आईने अकबरी, और इसी आईने अकबरी के अंदर भिवानी को मेरे बच्चों बानीग्राम के नाम से पुकारा गया है। हरियाणा का भिवानी, और भिवानी को पुकारा गया है बानीग्राम के नाम से। राजा नीम सिंह की पत्नी हुआ करती थी बानी देवी, जिनके निधन के बाद बच्चों उनके पति नीम सिंह ने एक गांव हरियाणा के अंदर बसाया था, और उन्होंने इस गांव का नाम अपनी पत्नी के सम्मान में रखा था बानीग्राम, और यही बानीग्राम मेरे बच्चों क्या कहलाता है? भिवानी कहलाता है। इसी आईनी अकबरी के अंदर कुरुक्षेत्र के ब्रह्म सरोवर का मेरे बच्चों वर्णन किया गया। कुरुक्षेत्र के ब्रह्म सरोवर को अबुल फजल ने इस पुस्तक के अंदर लघु रूप सागर मेरे बच्चों पुकारा है। तो ये क्वेश्चन आपसे पूछा गया कि बताइएगा कौन सी पुस्तक के अंदर या किस कवि ने ब्रह्म सरोवर को छोटा सागर लघु रूप सागर कहा, तो आपको बोलना है अबुल फजल ने। और कौन सी किताब के अंदर ये लिखा पाया गया है? आईने अकबरी के अंदर। ठीक है। इसके अलावा कुछ विदेशी जो हमारे बच्चों इतिहासकार हुए, उन्होंने भी हरियाणा के कुछ क्षेत्रों के बारे में जानकारी दी। जैसे हम बात करें
अल बरूनी की प्रसिद्ध पुस्तक किताब उल हिंद। ठीक है, और इस किताब उल हिंद के अंदर मेरे बच्चों हम बात करें तो इस किताब उल हिंद के अंदर भी ब्रह्म सरोवर का वर्णन किया गया। और साथ ही साथ कैथल का जो नाम मेरे बच्चों इस किताब के अंदर लिखा पाया गया वो कवित्तल लिखा पाया गया। तो कैथल का एक पुराना नाम कवित्तल भी आपको याद रखना है कि कैथल को कवित्तल के नाम से भी पुकारा गया, और कैथल को कवित्तल के नाम से पुकारने वाला इतिहासकार अल बरूनी हुआ है। और अल बरूनी ने जो किताब लिखी थी उसे बोलते हैं किताब उल हिंद, किताब उल हिंद। ठीक है, और ये महमूद गजनी के साथ भारत आने वाला इतिहासकार है अल बरूनी मेरे बच्चों। अल बरूनी के साथ साथ आपको ध्यान रखना है, इससे पहले बच्चों जो दूसरा चीनी यात्री था हेनसांग, उस हेनसांग ने भी किताब लिखी थी जिसमें भारत की यात्राओं का बच्चों वर्णन किया गया था। और हेनसांग की जो वो किताब थी उसका नाम है सी यू की। सीयूकी। ठीक है, सीयूकी के अंदर भी हरियाणा के कई क्षेत्रों का वर्णन मेरे बच्चों किया गया। हरियाणा के कई क्षेत्रों का वर्णन किया गया, और इन कई क्षेत्रों में हम बात करें तो इन कई क्षेत्रों में बच्चों टोहाना रहा है। टोहाना जो फतेहाबाद जिले का हिस्सा है जिसे आप नहरों का नगर बोलते हो। टोहाना के साथ साथ मेरे बच्चों हम बात करें तो सुध नामक स्थान जो यमुनानगर जिले का गांव है सुध, उसका जिक्र किया गया। बात करें तो जहां पर सबसे ज़्यादा समय बिताया हेनसांग ने बच्चों हर्षवर्धन के समय, तो हर्षवर्धन की दूसरी राजधानी के रूप में आप सभी जानते हैं थानेसर उनको विरासत में मिली थी, और इन्होंने अपनी दूसरी राजधानी कन्नौज को बनाया था बच्चों, ये आप सभी जानते होंगे। तो वो हर्षवर्धन जब थानेसर में था तो हर्षवर्धन के समय ही दूसरा चीनी यात्री हेनसांग भारत आया था, और मेरे बच्चों लगभग 15 साल भारत के अंदर उन्होंने गुजारे थे, जिन 15 सालों में सबसे ज़्यादा साल थानेसर के अंदर गुजारे थे। और थानेसर शहर के अंदर जब सबसे ज़्यादा समय इन्होंने बिताया है तो आपसे क्वेश्चन पूछा जाएगा कि हरियाणा के कौन से क्षेत्र या कौन से शहर की प्रशंसा सबसे ज़्यादा हेनसांग ने अपनी पुस्तक सीयूकी में की है। तो बच्चों जिस शहर की प्रशंसा सबसे ज़्यादा की गई है वो शहर हरियाणा का कौन सा होगा? थानेसर होगा। कौन होगा? थानेसर होगा। ठीक है बच्चों, वो अलग है, वो अलग है अभिषेक सहरावत, वो क्लब है, वो क्लब है मेरे भाई। ठीक है, किताबों में सर भवानी देवी दे रखा है। ठीक है, किताबों में देखिएगा अलग अलग हो सकता है। भिवानी का नाम जो है वो भवानी देवी के नाम पे भी कुछ लोग बोलते हैं, लेकिन भवानी के नाम पे जो नाम पड़ा है वो भवानी खेड़ा है, जो भिवानी जिले की ही एक तहसील है बच्चों, विधानसभा क्षेत्र भी है। ठीक है, लेकिन भिवानी का नाम जो इतिहासकार बताते हैं, जो इतिहास में लिखा पाया गया है, वो आप राजा नीम सिंह को पढ़ोगे तब आपके सामने आएगा कि राजस्थान से राजा नीम सिंह आए थे और उनकी पत्नी की मृत्यु हो चुकी थी, तो पत्नी से ज़्यादा प्रेम किया करते थे। आजकल जैसे तो नहीं थे, आजकल वाले खुद की पत्नियों से नहीं बल्कि दूसरों की पत्नियों से ज़्यादा करते हैं, लेकिन पहले वाले राजा बहुत अच्छे होते थे। तो पहले वाले राजा अपनी पत्नी की जब मृत्यु हुई तो उसके सम्मान में उन्होंने यहाँ पर एक गांव बसाया था। ठीक है, इसीलिए इसे बानी ग्राम कहा जाता है। तो पहले ये गांव था, ये धीरे धीरे बच्चों शहर में कन्वर्ट हुआ। ठीक है, बानी देवी उनकी पत्नी का नाम था, लेकिन कुछ लोगों ने
देवी भवानी का नाम, जैसे भिवानी भवानी, ठीक है, तो लोगों ने बोला कि देवी भवानी के नाम पर इसका नाम हो सकता है कि देवी भवानी ने यहाँ पर बच्चों अपना रूप प्रकट किया था, तो लोगों ने फिर भवानी के छोटी की मात्रा लगा दी, इसलिए भिवानी कहलाया। लेकिन जो इतिहास में लिखा हुआ है, ठीक है, जो इतिहास में लिखा हुआ है वो आपको पता होना चाहिए, राजा नीम सिंह की पत्नी के नाम पर ही लिखा हुआ है और वही आपको पढ़ना है, ठीक है। चलेगा, आगे बढ़ेंगे। तो सीयूकी के अंदर आपको यह भी ध्यान रखना है कि थानेसर की सबसे ज्यादा की क्या की गई है, प्रशंसा की गई है। थानेसर की सबसे ज्यादा क्या की गई है, प्रशंसा की गई है, ठीक है, ये आपको ध्यान रखना है। चलेगा, इसके बाद हम बात करें बच्चों मोरक्को से आने वाला एक और विदेशी यात्री जिसका नाम था इब्न बतूता। इब्न बतूता आप लोगों ने सुना भी होगा। इब्न बतूता अफ्रीका से आया था, अफ्रीकी यात्री था। अफ्रीका का एक देश है मोरक्को। मोहम्मद बिन तुगलक के समय ये बच्चों अपने भारत आया था, और भारत आया था तो इसने हरियाणा क्षेत्र का भी दौरा किया था। और इस इब्न बतूता ने मेरे बच्चों अपने ग्रंथों के अंदर, अपनी किताबों के अंदर हरियाणा के कुछ क्षेत्रों का वर्णन किया। उन्हीं क्षेत्रों में एक क्षेत्र है सिरसा, और इसने बताया कि जो सिरसा क्षेत्र है ना, वो लाल रंग के चावल के लिए क्या था, फेमस था। लाल रंग के चावलों के लिए क्या था मेरे बच्चों, प्रसिद्ध था। तो बताया जाता है कि सिरसा में मेरे बच्चों पहले लाल रंग के चावलों की खेती बड़े स्तर पे की जाती थी, और सिरसा में उगाए गए इन लाल रंग के चावलों की जो डिमांड है वो दिल्ली के अमीर घरानों में देखने को मिलती थी। तो दिल्ली के अंदर जितने भी रईसजादे रहा करते थे, जितने भी राजा लोग रहा करते थे, तो बच्चों वो सारे के सारे जो चावल खाया करते थे वो सिरसा का चावल खाया करते थे, क्योंकि सिरसा के अंदर सबसे अच्छी क्वालिटी का लाल रंग का चावल मेरे बच्चों हुआ करता था। तो हरियाणा का कौन सा क्षेत्र अपने लाल रंग के चावलों की खेती के लिए प्रसिद्ध रहा है इतिहास में, तो आपको बोलना है वो सिरसा रहा है। बच्चों साथ के साथ ये भी बताया गया कि जो हरियाणा का पानीपत है, जो हरियाणा का पानीपत है, ये बच्चों कपास के उत्पादन के लिए क्या था, फेमस था, प्रसिद्ध था। तो पानीपत के अंदर सबसे ज़्यादा कपास हुआ करती थी। सिरसा में सबसे अच्छी क्वालिटी का लाल रंग का चावल हुआ करता था। ये बताना है अफ्रीका के मोरक्को से आए हुए एक विदेशी इतिहासकार इब्न बतूता, जिसने अपनी कई किताबों के अंदर हरियाणा के इन क्षेत्रों का वर्णन किया है। तो कपास उत्पादन हेतु जो प्रसिद्ध था हरियाणा का क्षेत्र, वो कौन सा था बच्चों, पानीपत था। यहां तक बातें क्लियर हुई, एक बार फटाफट बताएगा, इसके बाद हम आगे बढ़ेंगे। बिल्कुल, रेहला इनकी प्रसिद्ध पुस्तक रही है भाई, ठीक है। फटाफट बताएगा, यहां तक सारी की सारी चीजें क्लियर होती जा रही है।
चलेगा बच्चों। सर एमसीक्यू कब करवाओगे? भाई एमसीक्यू थोड़ी करवाएंगे, एमसीक्यू तो आपको रिवीजन ही करवाएंगे जब पेपर आ जाएगा यूट्यूब के ऊपर, ठीक है? तो यूट्यूब चैनल के ऊपर करवाएंगे एमसीक्यू। चलेगा मेरे बच्चों। तो ये था हमारा साहित्यिक स्रोत, हरियाणा के इतिहास के बारे में जानकारी देने वाला। अब हम बात करेंगे पुरातात्विक स्रोतों की। हेडिंग डालिएगा पुरातात्विक स्रोत। पुरातात्विक स्रोत। मेरे बच्चों, पुरातात्विक स्रोतों में हम क्या डिस्कस करेंगे कि हरियाणा के अंदर हम बात करेंगे तो कुछ प्राचीन स्थलों की खोज की गई, और खोज करने के बाद उन प्राचीन स्थलों की खुदाई की गई, और खुदाई के दौरान हमें जो जो सामग्री प्राप्त होंगी, उन सामग्री के अंदर अभिलेख हो सकते हैं, सिक्के हो सकते हैं, मूर्तियां हो सकती हैं, मुद्रांक हो सकते हैं। तो मेरे बच्चों, जो भी हमें यहाँ से ये सिक्के, मूर्तियां, मुद्रांक, ठीक है, प्राप्त होंगे, उन्हीं के आधार पर हम हरियाणा के इतिहास को जानने की क्या करेंगे, कोशिश करेंगे। और वो सारा का सारा सोर्स आपका क्या कहलाएगा? पुरातात्विक स्रोत कहलाएगा। हरियाणा के अंदर हम बात करें तो जितनी भी पुरानी जमीनें रही हैं जहां पर इतिहास मेरे बच्चों ढूंढा गया है, उन प्राचीन स्थलों की जो खोज सबसे पहले की गई थी वो 1862 के अंदर की गई थी। तो आपको पता होना चाहिए कि हरियाणा में जो प्राचीन स्थल हैं का जो प्रथम अन्वेषण है, अन्वेषण का मतलब खोज ही होता है, बच्चों, वो 1862 के अंदर किया गया था। और 1862 के अंदर अलेक्जेंडर कनिंगम अलेक्जेंडर कनिंगम के द्वारा। तो प्राचीन स्थलों की खोज का श्रेय हम किसे देंगे बच्चों? वो देंगे अलेक्जेंडर कनिंगम को। तो हरियाणा के अंदर जो प्राचीन स्थलों की खोज की गई सबसे पहले, कि यहाँ पर इतिहास दबा हुआ है, हरियाणा के इतिहास के बारे में जानकारी मिल सकती है, तो मेरे बच्चों उन प्राचीन स्थलों की पहचान, खोज करने का श्रेय सबसे पहले अलेक्जेंडर कनिंगम को जाता है। और सिर्फ हरियाणा ही नहीं, भारत के अंदर ही बच्चों सबसे पहले अलेक्जेंडर कनिंगम को ये श्रेय हम देते हैं। जितने भी भारत के अंदर प्राचीन स्थलों की खुदाई हुई, उनकी खोज सबसे पहले अलेक्जेंडर कनिंगम के द्वारा ही की गई थी। हरियाणा के अंदर सबसे पहले खोज इन्होंने की, और अलेक्जेंडर कनिंगम के इस कार्य को आगे बढ़ाने का जो श्रेय जाता है वो 1888 के अंदर रोजर्स को जाता है बच्चों, ठीक है? तो कनिंगम के कार्य को आगे किसने बढ़ाया था? कनिंगम के इस कार्य को आगे बढ़ाने का जो श्रेय जाता है वो 1888-89 के अंदर रोजर्स नाम के एक आर्कियोलॉजिस्ट, पुरातत्ववेत्ता को जाता है। तो कनिंगम के काम को आगे बढ़ाने वाले थे ये बच्चों। इन स्थानों की खोज करने के बाद हरियाणा में जिस जगह के ऊपर सबसे पहले खुदाई की गई, हरियाणा में सर्वप्रथम जो खुदाई की गई
वो वर्ष 1921-22 के अंदर की गई। और वर्ष 1921-22 के अंदर डीबी सनूपर नाम के एक आर्कियोलॉजिस्ट के नेतृत्व में कुरुक्षेत्र के अंदर मेरे बच्चों एक जगह है कर्ण का टिल्ला, उस कर्ण के टिल्ले की सर्वप्रथम खुदाई क्या है, करवाई गई थी। तो आपसे ये भी पूछ ले कि सबसे पहले जिस जमीन की खुदाई की गई होगी तो उस जमीन का भी तो नाम मेरे बच्चों कुछ ना कुछ रहा होगा। तो हरियाणा में सर्वप्रथम जो खुदाई की गई, हरियाणा के इतिहास के बारे में जानने के लिए वो स्थान था राजा कर्ण का टिल्ला। और राजा कर्ण का जो टिल्ला है मेरे बच्चों, ये है कुरुक्षेत्र के अंदर। तो सबसे पहले जिस जमीन की खुदाई की गई वो कुरुक्षेत्र का राजा कर्ण का टिल्ला रहा है। 1921-22 के अंदर सबसे पहले हरियाणा के अंदर खुदाई करने का श्रेय डीबी सनूपर को जाता है। उसके बाद अलग अलग स्थानों की फिर खुदाई मेरे बच्चों हरियाणा में शुरू हो जाती है और उस खुदाई के दौरान हमें बहुत सारी सामग्री प्राप्त होती है। और जो जो सामग्री प्राप्त हुई उन्हीं सामग्रियों की स्टडी करके हम हरियाणा के इतिहास को जानने की कोशिश करेंगे। तो वो कौन कौन सी सामग्रियां प्राप्त हुई होंगी, तो मेरे बच्चों वो पुरातात्विक जो सामग्रियां खुदाई के दौरान प्राप्त हुई हैं उनमें आपके अभिलेख आएंगे। तो यहाँ पर हम जो चर्चा करेंगे वो किस किस की चर्चा करेंगे, हम चर्चा करेंगे अभिलेखों की। अभिलेख तो आप सभी जानते होंगे, किसी भी कठोर सतह के ऊपर खुदाई करके जो अक्षर लिखे जाते हैं उन्हीं अक्षरों को हम मेरे बच्चों अभिलेख बोलते हैं ना। तो जो आप स्कूल के अंदर बेंचों के ऊपर लिख दिया करते थे बच्चों, जो अलग किस्म के प्राणी होते हैं जो पेड़ों के ऊपर लिख दिया करते हैं, वो आप अभिलेख ही तो लिखते हो। तो कोई भी कठोर सतह, उस कठोर सतह के ऊपर मेरे बच्चों जो आप दिल लगा दिया करते थे, ठीक है, फिर बीच में से एक तीर निकाल दिया करते थे, तो वो आप क्या करते थे, वो आप अपने अभिलेख लिखा करते थे जो आगे चल के किसी के द्वारा पढ़ लिए जाते थे और पढ़ने के बाद फिर तुम्हारी कुटाई हुआ करती थी। ऐसा ही काम था। तो ये अभिलेख क्या होते हैं, अभिलेख का मतलब होता है मेरे बच्चों कठोर सतह के ऊपर लिखे जाने वाले अक्षर, ठीक है। तो इनको हम अभिलेख के रूप में पढ़ेंगे। अभिलेख के साथ साथ और क्या चीजें प्राप्त हुई होंगी मेरे बच्चों, हम बात करेंगे प्राचीन सिक्के। खुदाई के दौरान क्या मिलेंगे, सिक्के मिलेंगे। उन सिक्कों के ऊपर कुछ ना कुछ अंकित होगा तो उन्हें हम मुद्रांक बोल देंगे। मुद्रांक प्राप्त हुए होंगे। साथ ही साथ मेरे बच्चों हम बात करें तो मूर्तियां प्राप्त हुई होंगी। तो इनके बारे में हम क्या करेंगे, चर्चा करेंगे। बिल्कुल ले लेनी चाहिए मेरे भाई मनीष लांबा, ठीक है, तो बिल्कुल ले लेनी चाहिए। तो अभिलेख, प्राचीन सिक्के, मुद्रांक और मूर्तियां यहां पर हम पढ़ेंगे। सबसे पहले हम चर्चा करेंगे अभिलेखों की। तो सबसे पहले किसको पढ़ेंगे मेरे बच्चों, सर सबसे पहले हम अभिलेखों को ही देखेंगे। बच्चों आपसे कोई पूछ ले कि हरियाणा के बारे में जानकारी देने वाले आज तक कितने अभिलेख प्राप्त हुए हैं, तो हरियाणा के बारे में जानकारी देने वाले अभिलेखों की जो संख्या है हरियाणा के बारे में जानकारी देने वाले अभिलेख मेरे बच्चों इनकी संख्या है 37, ठीक है। या दूसरे शब्दों में हम ये भी बोल सकते हैं 3 दर्जन से अधिक। तो एक बार पेपर में ये भी पूछ लिया गया और आप यदि PYQ लगाते होंगे कहीं ना कहीं से, तो वहाँ पर आपको ये क्वेश्चन नज़र आएगा और वहाँ पर आपसे पूछा जाएगा कि अब तक हरियाणा से कितने अभिलेख प्राप्त हुए हैं। तो बच्चों वहाँ पर संख्या नहीं दी गई थी बल्कि ऑप्शन दिया गया था 1 दर्जन से अधिक, 2 दर्जन से अधिक, 3 दर्जन से अधिक।
तो 3 दर्जन का मतलब 36 होगा, तो 36 से ज़्यादा ही है 37। तो 3 दर्जन से अधिक अभिलेख मेरे बच्चों ऐसे प्राप्त हुए हैं जो हरियाणा के बारे में क्या देते हैं, हमें जानकारी देते हैं। सर जी वोट किसके गिरने हैं? भाई वोट जो तुम्हारा मन करे, ठीक है, तुम लोग सारे के सारे समझवान हो और जिसने आपके ऊपर अत्याचार कम किया है उसके आप वोट डाल देना। अत्याचार तो देखिएगा सारे के सारे ही करेंगे, चाहे कोई भी हो, लेकिन जो आपका मन करे, आप 18+ हैं, ठीक है, तो अच्छे से आप सोच सकते हैं कि किसको वोट डालना चाहिए। विकास बोल रहा है कि सर मैं कुछ अनाप शनाप लिख के लड़कियों की तरफ फेंक देता था तब मैं छोटा था। तो विकास अब मत करना ऐसी बात, क्योंकि अब लड़कियों के लिए डायल 112 है, और डायल 112 जिस दिन लड़कियों ने डायल कर दिया तो मेरे भाई फिर पुलिस वाले लिखेंगे तेरे शरीर के ऊपर जो बातें तू पहले लिखा करता था लड़कियों के लिए। ठीक है, तो पहले वाली तो चल जाएगी क्योंकि तब तुम छोटा था, तो छोटे के सारे गुनाह माफ़ होते हैं। हरियाणा में हड़प्पा सभ्यता के स्थल अलग पढ़ाओगे क्या? बिल्कुल मेरे भाई, हड़प्पा सभ्यता अलग पढ़ेंगे, सीसवाल सभ्यता अलग पढ़ेंगे। चलिएगा, ठीक है। सर आप किसको वोट दे रहे हो? मैं उसको वोट दूंगा जो तुम बोलोगे, और बताइएगा। ये पक्का है, क्योंकि आप लोगों के साथ ही मेरे बच्चों हम हैं, ठीक है। तो आप संख्या में ज़्यादा हैं तो हमें आपके साथ होना चाहिए, तो जहां तुम बोलोगे मैं वहीं वोट डालूंगा। और बताओ, ये मेरा वादा है। तो तुम बताओ कहाँ वोट डालना है, वहीं वोट डाल देंगे। और बताओ। 1921-22 के आगे लिखा है DB सनूपर, ये आदमी का नाम है भाई, DB सनूपर, ठीक है। तो DB सनूपर। नीरज बोला सर मेरे को डाल देना, ठीक है डाल देंगे भाई। और बता, चलेगा, आगे बढ़े। तो मेरे बच्चों हरियाणा के बारे में जानकारी देने वाले जो अभिलेख हैं उनकी संख्या 37 है, और हरियाणा के अंदर इन 37 में से जो अभिलेख सबसे महत्वपूर्ण है वो है आपका टोपरा स्तंभ लेख। तो सबसे पहले बात करेंगे, अब इन 37 में से मैं आपको कुछ 9-10 पढ़ाने वाला हूं, जिनमें सबसे पहला हमारा लेख है टोपरा स्तंभ लेख। टोपरा स्तंभ लेख, ठीक है। टोपरा गांव का नाम है मेरे बच्चों, और ये गांव वर्तमान में यमुनानगर जिले का गांव है, ठीक है। तो टोपरा स्तंभ लेख कहां स्थापित किया गया था? टोपरा गांव के अंदर। और टोपरा गांव पहले अंबाला जिले में आता था, लेकिन वर्तमान में कौन से जिले में आता है? यमुनानगर में, ठीक है। बच्चों ये जो टोपरा स्तंभ लेख है ये सम्राट अशोक के द्वारा स्थापित किया गया था। सम्राट अशोक द्वारा गिरनार पहाड़ी से लाकर, गिरनार पहाड़ी है गुजरात में, यहां पर क्या किया था? इसे स्थापित किया गया था। मेरे बच्चों भारत के अंदर जितने भी स्तंभ लेख प्राप्त हुए हैं उन सभी स्तंभ लेखों में सबसे महत्वपूर्ण है, ठीक है। तो हरियाणा से प्राप्त भारत का सबसे महत्वपूर्ण स्तंभ लेख है ये। जितने भी स्तंभ लेख आज तक प्राप्त हुए हैं उनमें भारत का सबसे महत्वपूर्ण स्तंभ लेख हरियाणा से ही प्राप्त हुआ है, और हरियाणा के टोपरा गांव। स्तंभ का मतलब पिल्लर होता है,
तो बच्चों पत्थर का एक पिल्लर, उसके ऊपर कुछ लेख लिख दिए गए, उसी को हम स्तंभ लेख बोलेंगे। ठीक है। भारत का सबसे महत्वपूर्ण स्तंभ लेख हम इसे क्यों बोल रहे हैं? क्योंकि इस पर सबसे ज्यादा सात राजाज्ञाएं अंकित पाई गई है मेरे बच्चों। सात राजाज्ञाएं क्या पाई गई हैं? अंकित पाई गई हैं। तो जितने भी स्तंभलेख प्राप्त हुए हैं, तो कोई भी ऐसा स्तंभलेख नहीं है जिनके ऊपर सात राजाज्ञाएं अंकित पाई गई हों। तो सबसे ज्यादा राजाज्ञाएं अंकित जिस स्तंभलेख के ऊपर पाई गई हैं वो टोपरा स्तंभलेख है। इसीलिए इसे भारत का सबसे महत्वपूर्ण स्तंभलेख माना जाता है मेरे बच्चों। ठीक है। हम बात करें तो ये जो लेख लिखे गए हैं, यदि हम इनकी लिपि की बात करें तो बच्चों हर भाषा की लिपि होती है, आप सभी को पता होगा। तो आपसे पूछ लिया जाए कि ये जो स्तंभ लेख के ऊपर राजाज्ञाएं अंकित पाई गई, ये कौन सी लिपि के अंदर बच्चों अंकित? तो आप बोलेंगे ब्राह्मी, ब्राह्मी लिपि के अंदर। ठीक है। और हम भाषा का जिक्र करें तो भाषा रही है प्राकृत। ठीक है। तो इस स्तंभ के ऊपर जो लेख हैं उनकी भाषा प्राकृत है और लिपि क्या है? ब्राह्मी है। बच्चों हम बात करें तो इस स्तंभ के ऊपर विग्रहराज चतुर्थ नाम का एक शासक हुआ है, जो चौहान शासक था मेरे बच्चों। विग्रहराज चतुर्थ। इस विग्रहराज चतुर्थ के भी 3 अभिलेख अंकित पाए गए हैं। 3 अभिलेख क्या पाए गए हैं? अंकित पाए गए हैं। ठीक है। विग्रहराज चतुर्थ जो है, इसने मलेच्छों का विनाश किया था, इसीलिए इसे मलेच्छों का विनाशक भी कहा जाता है। हिस्ट्री के अंदर आप इसे पढ़ोगे, इंडियन हिस्ट्री के अंदर, कि मलेच्छों का विनाशक किसे कहा जाता है? चौहान शासक विग्रहराज चतुर्थ को। और इस चौहान शासक विग्रहराज चतुर्थ के भी 3 अभिलेख इसी टोपरा स्तंभ के ऊपर अंकित पाए गए हैं। बच्चों बताया जाता है 14वीं सदी के अंदर फिरोज शाह तुगलक एक बार शिकार खेलने के लिए गया था यमुनानगर साइड, और जब वो अपनी सेना के साथ बच्चों आगे बढ़ रहा था, तो जब इस गांव से गुजर रही थी उसकी सेना, तो फिरोज शाह तुगलक का जो ध्यान है वो इस पिल्लर के ऊपर पड़ता है, इस पिल्लर, इस स्तंभ के ऊपर पड़ता है। और इस स्तंभ के पास जाकर फिरोज शाह तुगलक देखते हैं कि ये बड़ा प्राचीन स्तंभ लेख है, जिसके बारे में लोग इतना नहीं जानते होंगे, और लोग जान जाएंगे तो बौद्ध धर्म से वो ज़्यादा जुड़ जाएंगे। और मुगल जो लोग हैं वो बिल्कुल नहीं चाहते थे, मुस्लिम जो शासक थे मेरे बच्चों, या तुगलक वंश हो या लोधी वंश हो, तो ये बिल्कुल भी नहीं चाहते थे कि यहाँ पर हिंदू धर्म हो, बौद्ध धर्म हो, जैन धर्म हो। ठीक है। उनके अनुयायी बढ़े। तो इस पिल्लर की इंपॉर्टेंस को समझते हुए फिरोज शाह तुगलक ने इस पिल्लर को यहाँ से उखड़वाने का काम किया था, और पिल्लर को उखड़वाकर यमुना नदी के रास्ते एक नाव बनाकर मेरे बच्चों इसको टोपरा गांव से दिल्ली ले जाया गया था। और दिल्ली ले जाकर फिरोज शाह तुगलक ने 14वीं सदी में इसे अपने किले के अंदर क्या कर दिया था? स्थापित कर दिया था। तो आपसे ये भी पूछ लेगा कि इस टोपरा स्तंभ को उखाड़ कर दिल्ली लेके जाने वाला शासक कौन सा था? तो आप बोलेंगे फिरोज शाह तुगलक। कौन सी सदी में? 14वीं सदी में। तो 14वीं सदी में फिरोज शाह तुगलक इसको उखाड़ कर यमुना नदी के रास्ते कहाँ लेकर गया था? दिल्ली लेकर गया था बच्चों। तो ये सबसे महत्वपूर्ण स्तंभ लेख है जो हरियाणा में प्राप्त हुआ है। इसके अलावा बाकी जो है बच्चों उनको कल की क्लास में डिस्कस करेंगे। ये बड़े इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है आपके इतिहास के अंदर।
और जितना हमारा बच्चों सिलेबस कवर होता जाएगा हिस्ट्री का, तो आप कहीं से भी क्वेश्चन उठाओगे तो आपके सारे के सारे क्वेश्चन इन क्लासेस से क्या होते पाएंगे, कवर होते पाएंगे। ठीक है, और जब सारे के सारे क्वेश्चन कवर हो रहे होंगे तो सीधी सी बात है हम सही ट्रैक के ऊपर चल रहे होंगे, और जब सही ट्रैक पे चलेंगे तो बच्चों सिलेक्शन भी आपको आता हुआ नजर आएगा, नौकरी आपके घर में आती हुई नजर आएगी। ठीक है, तो सही ट्रैक के ऊपर चलना ज़रूरी है, मेहनत सारी करते हैं, लेकिन मेरे बच्चों एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से मेहनत करना अपने लिए सबसे ज़रूरी होगा। तो आज के लिए इतना सा ही है बच्चों, बाकी हम मिलेंगे नेक्स्ट क्लास में। थैंक यू, बाय बाय।